नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे और देश में सियासी सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई। 2 महीने के अंदर पीएम मोदी आज तीसरी बार बिहार के दौरे पर थे, लेकिन आज का दौरा खास रहा। आज पीएम मोदी ने बिहार में केंद्र सरकार की कई योजनाओं का ऐलान करते हुए 1,65,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया। नीतीश लालू के गठबंधन पर भी पीएम मोदी ने सियासी वार किए, लेकिन जिस तरह एक सरकारी समारोह के मंच से मोदी ने सियासी बातें कहीं, उससे कई सवाल भी खड़े हो गए। नीतीश कुमार इस बात से भी आहत हैं कि मोदी ने उन्हें याचक कहा। नीतीश और लालू दोनों कह रहे हैं कि अगर नीतीश याचक हैं तो अहंकारी कैसे हो गए फिर। उधर लालू यादव ने पीएम के 1,65,000 करोड़ के पैकेज को राजनीतिक जुमला करार दिया है। नीतीश भी कह रहे हैं मोदी वही कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले करते थे। बोलने में क्या जाता है, करना तो कुछ है नहीं। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 1,65,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान करके बिहार जीत लेंगे मोदी? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी मंच का राजनीतिक इस्तेमाल किया? और जेडीयू ने क्यों कहा कि बिहार के लिए विशेष पैकेज हक है, याचना नहीं? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार दौरे में बिहार की चुनावी राजनीति को देखते हुए नीतीश लालू के महागठबंधन के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के चुनावी घमासान में 2 दांव चले हैं। बिहार के लिए 12 तरह की सरकारी योजनाओं के तहत 1,65,000 करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान किया गया। साथ में नीतीश लालू और कांग्रेस के महागठबंधन पर हमले के लिए जयप्रकाश नारायण से लेकर जंगल राज तक की कहानी सुनाई गई। 40,000 करोड़ और हो गया टोटल 1,65,000 करोड़ रुपया मेरे भाई। ये अलग बात है कि बिहार को स्पेशल पैकेज के नाम पर जो 1,65,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है, वो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर पेट्रोलियम, गैस, पाइपलाइन और साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से चल रही या शुरू होने वाली अलग अलग योजनाओं के तहत खर्च किए जाएंगे। लिहाजा पीएम मोदी के विशेष पैकेज वाले ऐलान को लेकर लालू नीतीश ने कई सवाल खड़े किए हैं। बिहार के विकास के लिए, बिहार की खिदमत के लिए याचक बनना पड़े, मुझे कोई एतराज नहीं। और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं याचक बनने को तैयार हूं। और फिर एक तरफ वो याचक कहते हैं मुझे और दूसरी तरफ अहंकारी कहते हैं। ये बड़ा विरोधाभासी है। राहत पैकेज कम और अपमान पैकेज ज्यादा है। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई स्पेशल स्टेटस की राजनीति विधानसभा चुनाव आते आते स्पेशल पैकेज में बदल गई। ये देखने वाली बात होगी कि इस स्पेशल पैकेज के ऐलान से बीजेपी को कितना फायदा होगा। लेकिन विरोधियों पर वार करते हुए आज के दौरे में पीएम मोदी ने लालू, नीतीश और कांग्रेस के महागठबंधन को भी सत्ता की लालच में किया गया समझौता बताया। जिन्होंने जयप्रकाश नारायण की जिंदगी को तबाह कर दिया, सत्ता पाने के लिए आप उनकी गोद में जाकर के बैठ रहे हो। एक तरफ तो कहते हैं हम बीमार नहीं हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए। बिहार को जंगल राज का डर सता रहा है। ये बात उसके संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। ये कौन सा सहकारी संघवाद है, मैं जानना चाहता हूं। ये कैसा सहकारी संघवाद है कि राज्य अगर केंद्र को ज्ञापन देता है तो आप कहते हैं आप मांग रहे हो, याचक हो, बीमारू हो नहीं तो क्यों मांग रहे हो? वाह भाई। उधर बिहार में नरेंद्र मोदी के ऐलान को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने पूछा कि देश की दूसरी अहम जरूरतों के लिए सरकार के पास पैसे की कमी है, तो बिहार के लिए पैसा कहां से आएगा? आर्मी वालों से कहते हैं भैया पैसा नहीं है। दूसरी तरफ बिहार में लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए। इधर आर्मी भूख हड़ताल पे, इधर 15 लाख का कोई दिखाई नहीं दे रहा है, उधर एक न्याय आएगा। बहरहाल पीएम मोदी की ओर से ऐलान किए गए बाकी की योजनाओं में क्या चुनाव तक काम शुरू हो पाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24।
और इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता नदीम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता अजय आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। बातचीत की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को एक बात मैं बता दूं। नरेंद्र मोदी साहब ने जो आज विशेष पैकेज का ऐलान किया, जो उनका अंदाजे बयां था, वो विपक्ष की तमाम पार्टियों को नागवार गुजर रहा है और कहा यह जा रहा है कि क्या मोदी बिहार की बोली लगा रहे थे। सुनिए जरा वो बयान, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। क्या हालत था भैया, सरकारी समारोह था और पूछ रहे हैं लोगों से 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, जैसे लगता है किसी चीज की बोली लगती है। बोली लगा रहे थे, बिहार की बोली लगा रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप ही इसका जवाब दीजिए। क्या बिहार की बोली लग रही थी आज? नीतीश कह रहे हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे उसमें दो चीजें थी। एक तो वो बोलने का एक विनोदपूर्ण तरीका है जिसको कि गलत तरीके से इंटरप्रेट करने का प्रयास हो रहा है। दूसरा, उसके अंदर एक तथ्य भी है, एक यथार्थ है कि बिहार जो कि प्राकृतिक संसाधन से लेकर मानव संसाधन तक भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, उसकी आज स्थिति यह उत्पन्न हो गई कि 60,000, 70,000, 90,000 करोड़ रुपया भी कम लग रहा है। यानी कुल मिलाकर यदि उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया और प्लस 40,000 जो पुराना है बैकलॉग, उसके साथ मिला के 1,65,00,000 है, तो यह दो प्रकार के संकेत था। एक तो यह था जिसको मैंने कहा विनोदपूर्ण तरीका था। दूसरा कि आज बिहार को किस हालत में पहुंचा दिया इस जनता परिवार के 25 साल के शासनकाल में। ठीक है, उसमें 7 साल, 7.5 साल हम भी थे, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, परंतु 15 साल का श्री लालू प्रसाद यादव का शासन और 10 साल का नीतीश कुमार जी का शासन, और वहां पर बिहार ये स्थिति में पहुंच गया कि 90,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ भी कम लग रहा है। चलिए मैं उस पर आऊंगा, बिहार की तरफ भी सुधांशु जी मैं उस पर आऊंगा, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चूंकि अब बोली लगने वाली बात सामने आ गई है तो मैं जरा उस पर जवाब लेना चाहूंगा। अजय आलोक हमारे साथ जेडीयू के नेता मौजूद हैं। अजय जी, क्यों आप लोगों को लगा कि बिहार की बोली लगा गए मोदी साहब? नहीं, अभी ठीक बोला प्रधानमंत्री जी ने, बड़े विनोदपूर्ण अंदाज से बोला। ऐसे ऐसे विनोदपूर्ण अंदाज दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर में विनोदपूर्ण अंदाज में नीतीश कुमार के डीएनए पे प्रश्न उठाया। गया की रैली में विनोदपूर्ण अंदाज में बिहार को बीमारू राज्य और बिहार को बिहार वासियों को दुर्भाग्यशाली कह दिया। आज उसी विनोदपूर्ण अंदाज में 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़। किसी प्रधानमंत्री की आज तक ऐसी भाषा शैली सुनी है आप लोगों ने? जितने लोग हैं यहाँ पे, क्या मजाक बनाया हुआ था सरकारी कार्यक्रम का? सरकारी कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन में राजीव प्रताप रूडी कहते हैं 165 करोड़ तो मिल गया, 1,65,000 करोड़ तो 10 करोड़ वोट तो बनता है। सरकारी कार्यक्रम हो रहा था या पॉलिटिकल कार्यक्रम हो रहा था? खैर, हिंदी में एक कहावत है, वचनम किम दरिद्रम। सुधांशु जी यहाँ संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार हैं, समझ गए होंगे। बोलते जाओ, बोलने में क्या जाता है। आप सुधांशु जी भी बहुत पढ़े लिखे, यहाँ पे सब लोग को अंदाज है। जरा बताइए मुझे, इस बार इस सेशन में एक भी पार्लियामेंट चली नहीं, पिछली बार कोई भी सप्लीमेंट्री बजट आया नहीं, अगला सेशन होने वाला है विंटर सेशन। ये जो आज घोषणा की इन्होंने पैकेज की, इसका बजटरी प्रोविजन कहां से किया है सुधांशु जी? चलिए मैं आता हूं। और कब हो पाएगा इसका बजटरी प्रोविजन? जब बजटरी प्रोविजन नहीं होगा तो ये पैकेज आएगा बात करूंगा मैं, लेकिन इसी पर एक सवाल मेरा मनोज जी से भी है। मनोज झा हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। मनोज झा जी, क्या आप लोगों को भी लगा जो बात नीतीश कुमार कह रहे हैं, क्या आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं कि मोदी साहब ने बिहार की बोली लगा दी? एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा अखिलेश जी, सर्वप्रथम कि क्या दिया, और दो पहलू है, क्या दिया और कैसे दिया। क्या दिया में तो अभी आगे बहुत बात होगी जब अनकवर होगा। अभी ये आंकड़े निर्गुण आंकड़े हैं। हम जानना चाहेंगे कि इसमें एड क्या है और ग्रांटीन के एड क्या है, इसमें डेट स्वैपिंग का क्या है, प्रोविजन लोन स्वैपिंग का क्या है, ये सब चीजें उन्होंने नहीं बताई हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ये भी देखना चाहेंगे स्पेशल स्टेटस की जो बिहार की आवाम की डिमांड थी, उससे ये कितना दूर है, क्या ये पैकेज है या पैकेजिंग है। दूसरी चीज, मेरे सामने एक अखबार है अखिलेश जी, आज आप सब दिल्ली में जगे होंगे,
इस अखबार को सुबह देखा होगा। ये सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की आरा के प्रोग्राम के बारे में था और इसमें जो स्लोगन है वो बिहार भाजपा के चुनाव का स्लोगन है। और पूरी उस सरकारी समारोह जिसमें गवर्नर मौजूद थे, उन्होंने गवर्नर की भी जो पृष्ठभूमि बताई और जिस तरह से पूरा मीटिंग कंडक्ट हुआ, आपको याद रखना चाहिए ये वही मुल्क है जहां इंदिरा गांधी को एक सरकारी जीप के इस्तेमाल के कारण इमरजेंसी जैसी चीजें हुई, उनको वंचित होना पड़ा। और इस मुल्क में एक व्यक्ति, हमको लगता है 2014 में क्या हमने कोई सुल्तान चुन लिया? बादशाहत की जुबान में आप कह रहे हैं कितना चाहिए? आप खैरात की नीलामी नहीं कर रहे हैं, आप बिहार को अपमानित कर रहे हैं। बिहार वाजिब हक चाहता था, बिहार को आप कोई मतलब आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं। मनोज जी, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया, मुझे लगता है इसका जवाब लेना पड़ेगा मुझे। मैं उसका जवाब लेता हूं। नदीम साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जरा इसका जवाब दीजिए। मनोज झा जो कह रहे हैं उनकी इस बात में दम तो है, एक सरकारी कार्यक्रम से आखिर उस मंच से इस तरह की बातें कैसे कही जा सकती हैं? देखिए, किसी कार्यक्रम और उसमें बोली गई चीज को लेकर कोई भी दल अपना मत रख सकता है, मगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी की तरफ से यदि आपत्ति की जाए कि व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है, अरे व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने में जिन लोगों ने कीर्तिमान तोड़ दिए, किसी से छुपी बात नहीं है। याद करिए, ये तो ये कह रहे हैं सरकारी कार्यक्रम में इस ढंग से प्रयोग हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल। अरे लालू प्रसाद यादव जी तो जब जेल गए थे तो याद करिए उनका एक वाक्य क्या था कि अरे हम जेलवे से राज करेंगे। अब उसमें उन्होंने भले ही उसका शब्द का दूसरा अर्थ निकालने की बात कही, मतलब यहां तक चर्चा हुई थी, मैं विस्तार में नहीं आता क्या सच है क्या। मनोज जी जवाब दीजिए, मैं दावा नहीं करता कि जेल में भी क्या चलता है। मनोज जी जवाब दीजिए। वो लोग आकर इस प्रकार की बात करें तो बहुत हास्यास्पद लगता है। अखिलेश जी, सुधांशु भाई से एक आग्रह है कि विजडम कहीं से भी आ सकता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए, जब आप हमारे रेजिम की बात करते हैं, हमने रणवीर सेना को पोसा नहीं। आपके नेता कल ही सारे अखबारों में छप गया है, रणवीर सेना जैसे सामंती संस्थाओं के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से आपने दलितों के नरसंहार में वो संलग्न रही। और दूसरी बात सुधांशु भाई, आधुनिक कब हुआ करते थे मनोज झा जी, ये भी मत भूलिए कब हुआ करते थे बिहार में, कब किसके शासन में ये सब हुआ करता था? 95 से 2000। हाँ अखिलेश जी आप मेरी बात सुनिए, ऐसे बहस मत करवाइए। 95 से 2000। नहीं आप बहस को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, इसलिए मैंने सामंती मूल्यों को नहीं आप सुधांशु जी कुछ बोल के निकल जाएं, आप टिप्पणी को ना रोके और मेरी टिप्पणी को आप क्वालिफाई करेंगे ना उन्हें भी रोकूंगा सर। हीरो की तुलना की नहीं मैं समझ रहा हूं। आधुनिक हीरो की उपमा सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस राजू और जस्टिस पचायत ने दी थी, और किसके बारे में दी थी हम सब जानते हैं। इसलिए किसी पे दामन पे तोहमत लगाने से पूर्व आईना जरूर देखें। ठीक और है। भाजपा अपने सारे आईने बेच आई है। चलिए ठीक है, आईने की बात अगर होगी सर तो आईने में हर किसी को देखना पड़ेगा अपना अपना चेहरा। लेकिन नदीम जावेद साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि पैकेज की बात हो रही है, बिहार में विशेष राज्य का उसको दर्जा मिले, ये तमाम बातें हैं। आपके नेता अलग ही राग अलाप रहे हैं। राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि मोदी साहब ने बिहार में जाकर 1,65,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया, लेकिन वन रैंक वन पेंशन वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्हें किस चीज से दिक्कत है, बिहार को पैकेज मिलने से या फिर यहां पर जो जिन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा उससे? मैं अखिलेश जी, आपने बड़ा मूल सवाल उठाया है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक एक आपसे निवेदन करता हूं। नरेंद्र मोदी जी के भाषण को जरूर आप फुटेज में दिखाइए, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने बिहार की जनता के लिए, बिहार की सरकार के लिए और इस रैली में किया है, और या पब्लिक मीटिंग में किया है। पब्लिक मीटिंग में नहीं थी, ये तो सरकारी कार्यक्रम था। मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में किसी राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व ने कभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया। प्रधानमंत्री तो खैर बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरी बात राहुल जी ने कही, राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव के समय भी इसी प्रकार का वायदा नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और आज वो सारे वायदे पूरी तरह से हाशिए पर डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और उसके शीर्ष नेतृत्व ने कर दिया है, और वापस आज बिहार के अंदर एक नए वायदे कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डेटा प्रस्तुत कर दिया है। वो चाहे सड़कों का सवाल हो, 54,000 करोड़ की सड़क बनेगी, उसके डीपीआर का पता नहीं है। 2700 करोड़ रुपए में कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बनाएंगे। लेकिन नदीम जावेद साहब, पटना के आसपास कैसे? मोदी सरकार से पहले तो आप ही लोग थे सत्ता में, ग्रामीण सड़क योजना आपने ये मांगे क्यों नहीं मान लिए? नदीम जावेद साहब, बिहार सरकार की तमाम मांगे आप लोग मान लेते, आपके पास तो लंबा वक्त रहा, 10 साल का वक्त रहा। ये पूरी आपने मौका दिया ना कि नरेंद्र मोदी इसको एक मुद्दे के तौर पे भुला सके। आपने कहा कि राहुल जी ने सवाल उठाया, मैं उसका जवाब दे दूं। हाँ। पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री ने एक बार और
बिहार की जनता को और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। और इनकी तो आदत है, ये कह देते हैं और बाद में कहते हैं कि ये जुमला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आज एक बार और एक सियासी जुमले का इस्तेमाल बिहार में जाकर प्रधानमंत्री ने किया है, और जिस भाषा का प्रयोग किया है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए। चलिए, और छोटे में नदीम साहब अगर मेरे दूसरे सवाल का आप जवाब देना चाहें, जो मैंने आपसे ये पूछा कि आप लोग भी तो सत्ता में रहे, केंद्र में आपके भी प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के, क्यों नहीं आपने ये वादा पूरा कर दिया बिहार का? लगातार उसमें कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें पावर प्रोजेक्ट की बात है, जिसमें रोड की बात है, कई योजनाएं ऐसी हैं जो यूपीए के शासनकाल की योजनाएं हैं। अच्छा। उनको अपना बताने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हाँ। मैं समझता हूं कि यूपीए की योजनाओं को अपना बताने का काम प्रधानमंत्री जी बंद कर दीजिए, और जो आपकी अपनी योजनाएं हैं उसको कृपया बताने की चर्चा और इसी में एक चीज मैं जोड़ देता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, लालू यादव हो या नीतीश कुमार, दोनों ये कह रहे हैं, और नीतीश कुमार ने तो खास तौर पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जोर देते हुए उन्होंने ये बात कही है मोदी साहब के बारे में कि बोलने में क्या जाता है, करना तो कुछ है नहीं, बोल दो। देखिए, आपके सभी प्रवक्ताओं ने जो कुछ बोला मैं उसके बारे में क्रमशः उत्तर दूंगा। जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, तो भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप तो अभी 10 साल लगातार शासन करके आए हैं। हम तो आप कहें हम तो प्रतिपक्ष में थे, कुछ समय आपके साझीदार थे। 25 साल में हमने कभी बिहार की सरकार का नेतृत्व नहीं किया है, तो हमें तो बोलने की हमारा दायित्व ही मुख्यतः बोलना था। आपका तो करना था ना, बताइए ना क्या करके दिया है। इसलिए आपका यह बात बहुत तर्कसंगत नजर नहीं आती। दूसरी बात, मनोज झा जी से यह कहना चाहूंगा कि यदि उनको लगता है कि तीखी बात, किसी के अपमान की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं श्री लालू प्रसाद यादव जी इस तरह के फ्रेज यूज करते थे कि अब ललुआ खाएगा हलवा, और किसी जाति का नाम लेके कहते थे फलनवा खाएगा बलुआ। इस ढंग के अपमानजनक किसी संवर्ग के लिए शब्दों का प्रयोग आरजेडी के शासनकाल में ही होता था। कांग्रेस के नदीम जावेद जी से कहना चाहूंगा कि उनको आज इस बात को लेकर बड़ी पीड़ा हो रही है कि यदि प्रधानमंत्री ने यह कह दिया एक पब्लिक कार्यक्रम में कि इतना दूं या इतना दूं, तो इनको लग रहा है संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। मैं पूछना चाहूंगा, श्री राहुल गांधी जी के इशारे पे सरकार चलती थी, तो फिर पब्लिकली अध्यादेश फाड़ने की बात कहने की क्या आवश्यकता थी? वो तो आप फोन करके कह सकते थे प्रधानमंत्री जी अध्यादेश फाड़ दीजिए। ताल कटोरा स्टेडियम में इतना संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन कि आप अधिनायकवादी शैली में, सामंती शैली में आदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जी 3 सिलेंडर चाहिए। सुधांशु जी देखिए, एक सवाल है, सुधांशु जी एक सवाल है, नहीं मैं एक सवाल है, एक मिनट, बार बार नीतीश कुमार ने भी इसकी तरफ इशारा किया। अगर आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो ऐसे में किसी राज्य को याचक की नजर से आप कैसे देख सकते हैं? नहीं, देखिए, याचक की बात बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री ने लगातार 3 रैलियों में बिहार की क्षमता, बिहार की प्रतिभा और संभावना की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की है, उसमें कहीं याचक की बात नहीं है। उन्होंने एक संदर्भ में कही कि भाई एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम कमजोर राज्य नहीं है, हम बीमारू नहीं है जी, दूसरी तरफ 1,65,000 करोड़ का पैकेज आपको कम लगता है, तो क्या यह बातें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी यानी विरोधाभासी नहीं है क्या? अजय आलोक जी, इस तथ्य की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अरे मैं सुधांशु जी से बस एक बात कहना चाहता हूं सुधांशु जी के, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्पीच सुना नहीं है। प्रधानमंत्री ने बड़े खुले शब्दों में कहा कि नीतीश जी गुस्सा गए थे क्योंकि मैंने बीमारू राज्य कहा था। तो मुझे ये बताइए, कोई स्वस्थ आदमी कभी डॉक्टर के पास जाता है? नहीं जाता है। डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो बीमार रहता है। तो डॉक्टर के पास जाते हो, एक तरफ कहते हो बीमारू राज्य नहीं है, दूसरी तरफ हमारे पास याचना करने पहुंच जाते हो कि ये दे दो, कभी ये दे दो, कभी ये दे दो। भी आप क्लिप में भी देख रहे होंगे, साफ साफ उन्होंने याचक कहा है, और दूसरी तरफ अहंकारी भी कहते हैं। दूसरी आज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुधांशु जी, आप बताइए खुद से, आप बौद्धिक तर्क से बहुत अच्छे व्यक्ति, मैं जानता हूं आपको, क्या आपने आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री को या किसी भी देश के किसी प्रधानमंत्री को किसी राज्य में जाके ये ऑफिशियल स्टेज से प्रूव करते हुए देखा है कि ये राज्य बीमारू राज्य है? जो आज प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो तो प्रूव कर रहे थे कि नीतीश जी गलत बोल रहे हैं और बिहार बीमारू राज्य है। तो क्या ये बिहार का वो अपमान नहीं कर रहे हैं बिहार की धरती पे आके? क्यों ऐसे करने की क्या जरूरत है? राजनीति हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वोट मांगिए अपने कामों के दम पर। चलिए, और एक बड़ी तस्वीर ये है सर, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि क्या बिहार में इस बार ऐसे ही चुनाव होने वाले हैं, लगातार 3 बार गायब रहेंगे क्या? इसी तरीके से जुबानी जंग होगी। और सवाल ये भी, अजय आलोक जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी इसका जिक्र किया कि आखिर एक याचक अहंकारी कैसे हो सकता है? विरोधाभास तो है, इस पर भी हम बात करेंगे। मनोज झा जी, मैं आपके पास आऊंगा, नदीम जावेद साहब भी हमारे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।
का कहा गया, उस सबको छोड़ दीजिए। उसके बाद भी हर चीज में एक नकारात्मक चीज देखना। मैं सिर्फ एक कहावत कहना चाहूंगा, यहां आप लोग सभी परिचित होंगे, सावन का महीना चल रहा है। एक कहावत हिंदी में होती है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो जिस समय वो हमसे अलग हुए थे और जिन भावनाओं के तहत हुए थे, सांप्रदायिकता का आरोप हो या अन्य प्रकार के आरोप हो, विद्वेष का भाव हो, अहंकार का भाव हो, वो भाव उनके मन मानस पर इस कदर हावी है कि आज भी हर चीज में उनको वही नजर आ रहा है। तो इसे हम उनका दृष्टि दोषी कह सकते हैं और कुछ नहीं। अजय आलोक जी, कोई दृष्टि दोष है क्या? दृष्टि दोष तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। एक बार लोकसभा के चुनाव ने सही में अंधा बना दिया। लगता है कि सारे के सारे चुनाव हम ही जीतते चले जाएंगे, चाहे कितनी भी झूठ की खेती उगा ले। तो सही बात है, सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखेगा। मोदी जी दिल्ली भूल गए हैं और बिहार में आके वही खेती कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि 15 लाख रुपए वाली बात हो गई है, लेकिन एक चीज अच्छी हुई है, 1,65,000 करोड़ जो इन्होंने कहा है, अगर दे दें तो बिहार के 11 करोड़ वासियों को 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। और दूसरी बात, सुधांशु जी से एक व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करूंगा कि 1,40,000 सवा लाख करोड़ का तो बजटरी प्रोविजन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन 40,000 करोड़ जो हैं ये पिछले 3 साल से केंद्र सरकार को देने हैं। तो इसका बजटरी प्रोविजन ऑलरेडी किया हुआ है। ये पैसे कम से कम कल परसों में भेजवा दें तो कम से कम कुछ आंशिक तौर पे हो जाएगा। और जो मैं सबसे बड़ी बात आपको कह रहा था, 1.25 लाख करोड़ रुपए का जो इन्होंने पैकेज अनाउंसमेंट किया है, ये फौरी राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, जरा बता दीजिए। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, चुनाव की तारीखों का ऐलान आप कर सकते हैं। नहीं, सरकार बिहार के पक्ष में जितनी भी चीज होगी पूरी शीघ्रता के साथ करने का प्रयास करेगी। अच्छा, शीघ्रता पूर्वक होगा अजय आलोक जी, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ का बजटरी प्रोविजन नहीं है सुधांशु जी। और विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुरू होगा दिसंबर 20 से, उससे पहले होगा नहीं। सप्लीमेंट्री बजट आप तभी ला सकते हैं, उसके पहले ये पैकेज कहीं से। अच्छा, अजय आलोक जी, एक बात मुझे जरा बताइए। आप भी जानते हैं ये कोरी बकवास है, इलेक्शन रिपैकेजिंग। अजय आलोक जी, देखिए राजनीति तो दोनों तरफ से लोग कर रहे हैं, राजनीति है तो आप करेंगे ही, जाहिर सी बात है। लेकिन जरा मुझे ये बताइए, आज एक बात कही नरेंद्र मोदी साहब ने, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एसी कमरे में रहते हैं। जैसे मैं जनता के बीच जा रहा हूं, अपने काम को रख रहा हूं, ऐसे आप लोग अपने काम को क्यों नहीं रख रहे हैं? आप भी अगर वो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग भी क्यों उलझ रहे हैं? नीतीश कुमार अपना काम लेकर जाए जनता के बीच, उनके जो काम उन्होंने किया पिछले 10 साल में रखें और वोट मांगे। अरे प्रधानमंत्री जी, हम तो अपने काम के बदौलत ही जाएंगे जनता के बीच में, लेकिन प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी विदेशी जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जाते हैं दुबई स्टेडियम में, प्रधानमंत्री जी जाते हैं न्यूयॉर्क के स्टेडियम में, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। प्रधानमंत्री देश में कहां घूम रहे हैं? पिछले 15 महीनों में प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में तो स्टेटमेंट दिया नहीं, देश में घूमे नहीं। हाँ, 15 महीनों में 23 कंट्री जाने का रिकॉर्ड जरूर बना दिया है। कम से कम देश में घूम लेते प्रधानमंत्री जी। बिहार में जब चुनाव चल रहे थे, लोकसभा चुनाव, बम ब्लास्ट हुए तो सबके घर चले गए। लेकिन उसके बाद भूकंप त्रासदी में इतने लोग मर गए बिहार में या नेपाल में, इनके अपने गुजरात में इतने लोग मर गए अभी हाल फिलहाल में बाढ़ में, कभी नहीं गए, किसी के घर नहीं गए। एसी कमरों में तो रहने की आदत प्रधानमंत्री जी को हो गई है। एक मिनट, मनोज झा जी के पास में जाना चाहूंगा। मनोज झा जी के पास में जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले नदीम जावेद साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। एक और बात आज कही है नरेंद्र मोदी साहब ने, उन्होंने कहा कि जेपी को जिन लोगों ने जेल में बंद करवाया, इशारा आप ही की तरफ था, उन्होंने बोला भी, कांग्रेस का नाम भी लिया, वो लोग अब उनके साथ हैं। आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फूट डालने की नीति पर भी चल रहे हैं नरेंद्र मोदी? आपको अलग करना चाह रहे हैं जेडीयू आरजेडी से? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए विचारधारा और कार्यक्रम दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। हाँ। और जो विचारधारा की लड़ाई इस देश के अंदर आज खड़ी हुई है, इस मुल्क को बचाने की जो बात खड़ी हुई है, उसमें आज तमाम ऐसे दल जो पहले कांग्रेस पार्टी के विरोध में निश्चित रूप से रहे थे, लेकिन आज ये सबको लगता है कि अगर सामूहिक रूप से हम इस फांसीवाद के खिलाफ नहीं खड़े हुए, इस तथाकथित साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं खड़े हुए, इस अहंकारी व्यक्तित्ववादी राजनीति के खिलाफ नहीं खड़े हुए, तो देश के लोकतंत्र का द्रौपदीकरण निश्चित रूप से हो जाएगा। और मनोज झा जी, इसलिए कहीं ना कहीं तमाम लोग जो वैचारिक मतभिन्नता के बाद आज सब लोग इकट्ठा होकर इस तरह के विचारों के खिलाफ खड़े हैं। और हमारा ये विश्वास है, जिस प्रकार का अहंकारी, ठीक है, मैं समझ गया। मनोज झा जी, आपको कहीं जाना है, लेकिन जरा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर सर आप चले जाइएगा। बिहार में जैसे जैसे कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया आज मोदी साहब ने, उसी तरीके से बार बार नीतीश कुमार की कमजोर नब्ज पर वो हाथ ये कहकर रखते हैं नरेंद्र मोदी कि जंगल राज वाले आज आपके साथ हैं, यानी कि लालू यादव की तरफ इशारा होता है उनका सीधा सीधा।
देखिए पहली बात एक तो छोटी टिप्पणी करूंगा। जंगल राज ये जितनी बार बोलेंगे ना, दो चार भी जो पिछड़े नेता हैं इनके साथ, वो खुद ही भाग खड़े होंगे, क्योंकि अकलियत, पिछड़ों और दलितों की राजनीति को अगर आप पूरे अंक पत्र को जंगल राज कहते हैं तो लोग अपमानित महसूस करते हैं। एक छोटी टिप्पणी अखिलेश जी मैं कर दूं, चूंकि मैं इतिहास का छात्र हूं। जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी के रिश्ते को समग्रता में समझना होगा। एक फेज आया था जब वो उनके अधिनायकवादी चरित्र से नाराज थे और आंदोलन किया, लेकिन उन्होंने ही फिर इंदिरा जी को बुला करके उनको परिवर्तन की सलाह दी। और जयप्रकाश मूवमेंट में क्या योगदान है हमारे प्रधानमंत्री जी का? शून्य। और अगर आज जेपी जिंदा होते तो वो एक दूसरा आंदोलन इस दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ खड़ा करते और उसकी निशाने पे उनके मोदी जी होते, क्योंकि जेपी इस व्यक्तिवाद को कभी स्वीकार नहीं करते। ये जेपी की अवमानना है कि उन्होंने नाम लिया। आपको लगता है कि जेपी होते तो आज आपके साथ होते? सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, मनोज झा जी अपनी पार्टी के प्रवृत्ति के विपरीत एक समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए मैं एक बात कहूंगा, ये जंगल राज शब्द भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, ये न्यायालय ने बोला था लालू प्रसाद यादव जी की सरकार के लिए। और लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ी राजनीतिक चतुराई के साथ उसको पिछड़ा, अकलियत और वो बनाकर बहुत साल तक बिहार की जनता को मूर्ख बनाया कि ये जंगल राज को कहा यही गरीब गुरबा की सरकार है। और जब उसकी जनता की आंख खुली तो उसने इनको सत्ता से बाहर कर दिया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा वो इस झांसे में आने वाले। दूसरी बात, उन्होंने बात कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, यही आपातकाल का 40वां वर्ष है। जेपी आंदोलन के लिए दोनों पार्टियों के नेता नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी अपनी युवावस्था में ये कहते हुए आंदोलन में खड़े हुए थे, जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है यही कांग्रेस के खिलाफ। और आज मिलके सब एक हो गए उस कांग्रेस के साथ मिलके, तो सोचिए कि हालात कहां से कहां तक पहुंच गए। वैसे मनोज जी देखिए, ये बात तो सच है। आपको लगता है वाकई जेपी किसी को याद भी है? जेपी के जितने जो फॉलोअर रहे, जिन चीजों के खिलाफ रहे, वो तमाम चीजें अब आपकी पार्टी में भी नजर आती हैं, परिवारवाद खास तौर पर। अखिलेश जी, मनोज जी, अखिलेश जी, बहुत सारी चीजें राजनीति में बदली हैं। एक छोटी टिप्पणी करूंगा, जेपी हम लोगों के हृदय में है। एक मिनट, कोई गलतियां हमने की होंगी, लेकिन जेपी कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, व्यक्तिवादी अधिनायकवाद के खिलाफ थे। और आज का व्यक्तिवादी अधिनायकवाद दक्षिण पंथ है। जेपी अगर जिंदा होते फिर अलग जगाते, नंबर एक। नंबर दो, सर तो जेपी के चेले अलग क्यों नहीं जगा पा रहे हैं? इसका मतलब जेपी को आप लोग समझ नहीं पाए तरीके से। फिर नहीं, एक अलग टिप्पणी को सुधांशु भाई कोट कर रहे हैं, तो मैंने पहले कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने राजू और पसायत जी के न्यायाधीश दोनों ने कहा था आधुनिक नीरो किसके लिए कहा था हम सब जानते हैं। तो अगर समग्रता में विश्लेषण कीजिए, अगर हमारे जंगल राज की बात करें तो आधुनिक नीरो की बात करें जिनके तत्वावधान में नरसंहार हुआ। चलिए, अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, सर बोलिए। हमारे लिए तो जेपी एक सिद्धांत है, जेपी एक सोच है, और उन्हीं की सोच के पैदाइश हम लोग हैं। उसी तरह से सुधांशु जी, आप लोग के लिए भी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, दीनदयाल उपाध्याय जी भी एक सोच रहे हैं, जिसके पद चिन्हों पे पूरी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो सुधांशु जी, लालकृष्ण आडवाणी जी ने जून में एक इंटरव्यू में भी कहा कि देश में आपातकाल अभी भी लग सकता है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये तो आपके मार्गदर्शक बोल रहे हैं। तो सुधांशु जी इसके बारे में बहुत बोल चुके हैं, बोलना चाहे तो फिर से बोल दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं बताता हूं इसका। देखिए, जो आडवाणी जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। जब मूल्यों का क्षरण हो जाता है और केवल सत्ता ही सब कुछ नजर आने लगती है, तब आपातकाल लगा था। और आज मैंने आपको फिर बताया, नीतीश जी और लालू जी दोनों लड़ने वाले एक, किसके साथ? कांग्रेस के खिलाफ आजीवन युद्ध लड़ा, कांग्रेस के साथ एक। इसका क्या अर्थ है? आपातकाल सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सत्ता ही हेतु हो गई, मूल्य गए, सिद्धांत गए। तो जो आडवाणी जी ने कहा वो सही है। जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तभी आशंका हो जाती है कि लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर होंगे और इस प्रकार की अधिनायकवादी प्रवृत्तियां। अच्छा चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, अब हम बहस में वापस लौटते हैं, जो हम बिहार के विशेष पैकेज की बात कर रहे थे। अजय आलोक जी, हम पॉइंट पे लौटते हैं। केंद्र सरकार लगाती है आपातकाल, राज्य सरकार नहीं। हाँ, अच्छा सुधांशु त्रिवेदी जी, जरा मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार ने कुछ और अहम बातें आज कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मोदी साहब जब भाषण दे चुके थे उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि आप लोग जो कई योजनाओं का वहां पर बता रहे हैं कि इसी के अंतर्गत आप रखेंगे विशेष पैकेज में, उसमें रेल और सड़क की ऐसी योजनाएं हैं जो पूरे देश भर में लागू हैं। तो क्या उससे बिहार को अलग आप लोग करना चाहते हैं कि इस विशेष पैकेज में उसको डाल रहे हैं? देखिए, जहां तक उन योजनाओं के तकनीकी पक्ष की बात है, उसका भी विस्तार से प्रेस रिलीज में भी चर्चा है कि रेल में कितना अतिरिक्त दिया गया है बिहार को, और
सड़क में कितना दिया गया, उसके तकनीकी बिंदुओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो फिर वो आप बैठ के अलग से उस पर टेक्निकल डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने एक बात कही कि बिहार में क्या रूटीन काम भी नहीं होगा, केंद्र सरकार की तरफ से जो रूटीन काम किए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, क्या वो काम भी नहीं होगा, उसको भी क्या आप आर्थिक पैकेज जो विशेष दे रहे हैं उसमें ला देंगे? नहीं, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो बिहार को रूटीन वे में मिल रहा था वह अलग है, और यह पैकेज उसकी एक विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर दिया गया है। अजय आलोक जी। सुधांशु जी, एक सवाल फिर आपसे पूछना चाहूंगा। रोड के क्षेत्र में मैंने भी पढ़ा, वो दस्तावेज जो आए हैं केंद्र से, 57,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 8 हाईवेज का नाम बताया गया, लेकिन अभी उस 8 हाईवेज का अलाइनमेंट तक तय नहीं है। अलाइनमेंट की रोड कैसे जाएगी वो भी तय नहीं है, लैंड एक्विजिशन तक नहीं हुआ है, डीपीआर तक नहीं बना हुआ है। तो कैसे आपने 57,000 करोड़ अलॉट करने की सोच ली, उसके लिए बजटरी प्रोविजन भी नहीं किया, तो पूरा का पूरा सिस्टम आईवॉश है। सुधांशु जी, आप भी जानते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है, नदीम जावेद साहब के पास भी मैं आऊंगा, उसका जवाब दूंगा। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा सर, मेरी मजबूरी है कि आप ये तमाम आरोप तो जेडीयू और आरजेडी के लोग लगा रहे हैं कि मोदी साहब ने कुछ नहीं किया, विशेष पैकेज नहीं दिया गया, जो दिया भी जा रहा है वो छलावा है। लेकिन जिस कांग्रेस के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं उसने क्या किया आखिर बिहार के लिए? लगातार शासन में रहने पर 10 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व में भी इस देश में शासन रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कांग्रेस के नेता जरा ये बताइए, आपसे चूंकि बात नहीं हो पाई थी इसलिए सेगमेंट में आप ही से मैं शुरू कर रहा हूं। केंद्र में आप लोगों की जिस दौरान सरकार रही उस दौरान नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सरकार रही, आप लोगों ने मिलकर ऐसा क्या काम किया जिस आधार पर बिहार की जनता आप लोगों को वोट करे? देखिए, इस देश का जो संविधान है उसमें संघीय ढांचे के आधार पर यह देश चलता है। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर काम करती है, और बिहार ने पिछले वर्षों में जो तरक्की की है वो कम राज्यों ने की है। और खास तौर से आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण में चर्चा की है उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसकी बात मैं जरूर आपके बीच में रखना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है 4,000 करोड़ रुपए का, उसकी चर्चा उनके आज के विकास के मॉडल में आई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2013 में और उसके पहले जब यूपीए की सरकार थी उस समय ये बात हो चुकी थी। रेल इंजन का नया कारखाना बनेगा, ये 2013 की बात थी। आईआईएम स्थापित होगा, ये यूपीए सरकार की देन। चलिए, हाईवे के जो प्रोजेक्ट हैं जो पहले कंप्लीट हो चुके हैं यूपीए के शासनकाल में हुए थे। 12.5% बच्चे जो स्कूल में नहीं, मतलब आपके कहने का मतलब जो आप लोगों की योजनाएं थी उन्हीं योजनाओं को अब ये लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे पास वक्त नहीं, ऐसे में छोटे में सर 10-10 सेकंड में कमेंट आप दोनों से चाहूंगा। नदीम जावेद साहब, माफी चाहूंगा, किसी और दिन आपसे बहस करेंगे इस मसले पर, बिल्कुल समय नहीं है। सुधांशु जी, अजय आलोक जी, जरा छोटे में जवाब दीजिएगा। आप लोग को नहीं लगता है कि बिहार में जुमलेबाजी पर चुनाव ना हो, मुद्दों पर अगर बात हो तो बेहतर रहेगा? सुधांशु जी, पहले आप बोलिए। देखिए, मुद्दे पे बहस होती रहेगी। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जिस भी पार्टी को लंबे समय शासन करने का मौका मिले तो रिजल्ट दिखता है। 15 साल आरजेडी ने शासन किया बिहार में, क्या दिख रहा है? 10 साल जेडीयू ने किया, 10 साल कांग्रेस ने किया। हमें 15 साल मौका मिला गुजरात में, तो देख लीजिए, और 10 साल हमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देख लीजिए। स्पष्ट है, 6 साल के बाद बेहतर नहीं होगा, देख लीजिए। मध्य प्रदेश में व्यापम सबको दिख रहा है सुधांशु जी। और वैसे भी आप लोग के लिए एक ही बात है, वचनम किम दरिद्रम, बोलते रहिए, जितना बोलना है बोलते रहिए। वही आपका काम है। प्रचंड जीत हो चुकी है, 10 में से 8 सीटें हमने जीत ली हैं। इस मसले पर मुझे लगता है और लंबी बहस हो सकती थी, वक्त नहीं है सर, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का।